Hello, commerce graduates. Welcome back to the channel. And today we are going to start with a new topic of your series related to the subject that is business organization and management. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर चेक करके आएंगे उसको। राइट, एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे कवर मिलेगा आपको। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। वहां पे आपको मटेरियल जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है इस टॉपिक का वो मिल जाएगा। राइट गाइज, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। राइट, सो इस वीडियो को स्टार्ट करें। प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic that is organization meaning and principle, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा। बट हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक ग्लिम्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा कि बात है। प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि आपने पढ़ी भी होगी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय हेनरी फ्योल। राइट, ये वही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कितना आपको समझ में आया उससे रिलेटेड एक क्विज टेस्ट करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आपका स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में। राइट, तो इस तरीके से हम चीजें करते हैं तो आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया अगर आप पहली बार आए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो, आपने बहुत बार ये वर्ड अपनी लाइफ में भी सुना है। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव। देखो, दो तरीके से इसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। एक तो हम बताएंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप बोलते हैं ये स्कूल है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक बिजनेस है या कंपनी है, ये हम कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक बिल्डिंग में हो है वही ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं वो किस स्ट्रक्चर्ड में है, किस लेवल ऑफ हायरार्की में है, एक साथ काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपने देखा होगा कंपनी में टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है। ये सब एक स्ट्रक्चर में लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरे हम टर्म में बता सकते हैं, एक तरीके को इसको एक प्रोसेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया एक स्ट्रक्चर के टर्म में। प्रोसेस के टर्म मतलब क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमैटिकली, उसको भी हम कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें क्या लोग चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन, उसको सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज करना, इन रिसोर्सेज को भी क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन। और एक्टिविटीज को इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। अब ये रिसोर्सेज क्यों आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्यों इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो भी टास्क है उसको कंप्लीट कर पाओ। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मोर। आपको पता है कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, और एनजीओ हो सकते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक हायरार्की चलती है, उस हायरार्की के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है ताकि हमें जो चीज जहां से चाहिए हम उसको लेके अपना वर्क जो है वो कर पाए। तो प्रॉपर सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है लोगों का भी, उनकी पावर का भी कह सकते हो, और रिसोर्सेज का भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या क्या है आपके प्रिंसिपल्स, क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ये हेनरी फ्योल के हम कुछ 14 प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल आपको देने हैं तो ये ही आपको लिख के आने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि जो भी काम है, ठीक है, उसको आप क्या करो, डिवाइड करो। सिंपल, अगर आप कोई ग्रुप में भी टास्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को आप सारा काम दे दोगे। जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में आपको सबको बराबरी से या जिसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसको वो टास्क देना है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए इंडिविजुअल और टीम के बीच में, ये इंश्योर करने के लिए कि हर पर्सन वो टास्क परफॉर्म कर रहा है जो उसकी स्किल और एक्सपर्टीज की अकॉर्डिंग असाइन किया गया है। मतलब सिर्फ काम ही नहीं बांटना है, काम इस तरीके से बांटना है कि जो बंदा जिस चीज में अच्छा है उसको वही वाला काम पकड़ा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो उस काम में भैया अच्छा है तो वो उसमें एफिशिएंटली काम करेगा और जल्दी कर लेगा। एज कम्पेयर टू दो नौसिखिया, उसको कुछ पता ही नहीं कैसे करना है, तो वो सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे तेजी आएगी उसके काम में। बट जो ऑलरेडी जानता है उसको अगर हमने वही काम बांट दिया है
तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी मीन्स पावर, आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, ठीक है। और अथॉरिटी आपके पास कि आप डिसीजंस ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ठीक है। कोई भी काम है, आउटकम जो भी है, जो भी डिसीजंस हैं जो आपने लिए, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि क्या होगा उस डिसीजन से जो आपने लिए। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। मान लो कोई बॉस है, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो उसको हमने अथॉरिटी दी। अब जो भी वो ऑर्डर दे रहा है वो उसका डिसीजन ही तो हुआ, तो उस डिसीजन के लिए भी वो क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अगर इसी की वजह से कंपनी अप गई तो भी अच्छा, डाउन गई तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस डिसीजन के लिए। तो बैलेंस होना चाहिए। मीन्स इतनी भी ज्यादा पावर मत दे दो किसी को कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी बस उसको पावर ही पावर दे दी। जब जिम्मेदारी होती है तभी इंसान अपनी अथॉरिटी का फायदा भी उठा पाता है। उसको पता रहता है कि मुझे अगर सही से पावर यूज नहीं करी तो मेरे ऊपर ही लोड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पावर इतनी भी नहीं दे देनी किसी को, सिर्फ पावर पावर दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। या तो ऐसा भी नहीं कि सब किसी इंसान को बस आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दी, बट उसको आपने एक भी पावर नहीं दी कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब जैसे आपने किसी को जिम्मेदारी की आपको ये चीज संभालनी है, तो उसको पावर भी तो दो कि जो वो संभालने के लिए अगर उसको कोई चीज की जरूरत हुई, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत हुई, तो वो अथॉरिटी भी उसको दी कि वो काम कर पाए। तो बैलेंस होना चाहिए। जो भी आपका एम्प्लॉय, उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस करके दो, जिससे वो दोनों चीजों को एडजस्ट कर। आई होप ये क्लियर है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है डिसिप्लिन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। मीन जो भी लोग काम कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें, और ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड एफिशिएंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, क्यों क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, ताकि एक ऑर्डर बना रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन बना रहे, उसी तरीके से काम हो। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब होता है ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक ऑर्डर, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको 10 लोग, मान लो जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसके बॉस टॉप में बैठे, मिडिल में है, तो की बात माने, ऊपर वाले की माने, मिडिल वालों की माने, या जितने भी बॉस, मान लो 10 बॉस है, 10 बॉस उसको दे रहे हैं कमांड की तुम्हें ये वाला, मेरा ये काम करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें नहीं, तुम्हें ये नहीं, ऐसे करो। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसका ऑर्डर मानना है, किसका ऑर्डर नहीं मानना है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हेनरी फोर्ड ने कहा है कि एक पर्सन को, मीन्स एक एम्प्लॉय को बस एक ही बॉस ऑर्डर दे, उसके अलावा उसको कोई भी ऑर्डर या कमांड मत दे, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो और जो उसको काम कहा गया है वो आसानी से कर ले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। इन जो भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी एम्प्लॉयज के पास जो भी टास्क आए, भले वो काम अलग अलग होंगे, लेकिन जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही होगा, वो होगी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे काम करना। तो मैनेजर का काम है कि वो एक प्लान को यूज करके लोगों को एक ऑब्जेक्टिव पे वर्क करवाए, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर अलाइनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे कोऑर्डिनेशन रहेगा, पता चला एक ग्रोथ पे काम कर रहा है तो दूसरा कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहा है, या किसी पे काम कर रहा है, बट कॉस्ट कटिंग भी इन टर्म अलाइन होनी चाहिए आपकी ग्रोथ से। कर क्यों रहे हैं, कस्टमर को पागल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को और आगे ले जाके ग्रोथ करने के लिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करें, सब लोग अलग अलग रास्ते में ना भागे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हम क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेशन कर रहे हैं जनरल इंटरेस्ट में। मतलब कि मान लो एक सिनेरियो एग्जांपल में लो, एक एम्प्लॉय है, उसको एक टास्क दिया गया कि आपको 10 बॉक्स जो है वो क्या है, बनाने हैं, ठीक है, 10 बॉक्स जो है वो आपको बनाने हैं। तो उसने क्या कहा कि ठीक है मैं 10 बॉक्स बनाऊंगा। अब उसने सोचा कि 10 बॉक्स बनाने हैं और मुझे 1 घंटे का समय दिया, तो मैं काम करता हूँ कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे जो है 10 बॉक्स बना देता हूँ, भले मेरा मटेरियल जो है कंपनी का वेस्ट हो रहा है, वेस्ट होए, ठीक है, सब फैल रहा है, फैले, मुझे कोई फर्क नहीं पता, बस मुझे 10 बॉक्स बनाने, जैसे भी बने, भले इनका मटेरियल टूट रहा है, टूटे फूटे कुछ भी हो, मेरा काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे उससे क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। बट एक दूसरा एम्प्लॉय जिसको ऐसा ही काम दिया, बट वो सोच रहा है कि अगर मैं 1 घंटे में जल्दी जल्दी बना तो दूंगा, लेकिन कंपनी के रिसोर्स का बहुत वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हड़बड़ा के बनाने में सारा मटेरियल खराब हो सकता है और खराब हो जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि नहीं, मैं जितना मेरे से रिसोर्स अच्छे से यूज होके बन पाएगा मैं उतना बनाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए बोनस।
तो एक एम्प्लॉय के अंदर यही चीज होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो और उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दो। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो एज कंपेयर टू योर ओन इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, एक यूनिटी आएगी और सेंस ऑफ कॉमन सेंस ऑफ पर्पस आएगा कि सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड डिवोट हो, ठीक है, ना कि अपने लिए ही बस सोच रहे हो। रेम्यूनरेशन मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयज उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयज में डिस्क्रिमिनेशन करके किसी को ज्यादा किसी को कम दे रहे हो। जो वेजेस एंड रिवॉर्ड्स हैं वो सबको मिलने चाहिए, इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेंटर में है पावर, मतलब कि जो भी अथॉरिटी है डिसीजन लेने की वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो ऊपर सबसे बैठे उनके पास है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? जब ये जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है लोअर लेवल को भी, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फयोल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में भी बैलेंस होना चाहिए। दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सारी पावर टॉप लेवल लेके बैठा है। मान लो लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेने तो वो जाके पहले अर्जियां लगा रहा है, ठीक है, फिर उसका कहीं नंबर आ रहा है वो डिसीजन ले रहा है। इतनी पावर लोअर लेवल को दो कि डे टू डे वर्किंग में जो भी डिसीजन लेने वो अपने लेवल पे ले ले, आपके पास बार बार आने की उनको जरूरत नहीं है। तो ये भी मेंटेन करके रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन कहता है ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लैंड, कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन। स्केलर चेन कहता है जैसे कि जो मान लो ये टॉप लेवल है, ठीक है, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये है आपका लोअर लेवल। तो ये जो स्केलर चेन है वो कहता है जो कम्युनिकेशन है ना वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचना चाहिए, तो लोअर लेवल से टॉप ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉप से डायरेक्ट लोअर में जाएगी, पहले मिडिल में जाएगी फिर लोअर में जाएगी। तो एक कम्युनिकेशन की चेन फॉलो करनी है आपको टॉप से लोअर रैंक तक। इसी चेन को फॉलो करके आप कम्युनिकेशन करोगे। लेकिन मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और ऐसी इमरजेंसी जिसमें टॉप लेवल को डायरेक्ट लोअर लेवल से ही कम्युनिकेट करना, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कुछ नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, और विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स आपको ये कम्युनिकेट करना है। तो अगर ये चेन फॉलो करोगे ना तो देर हो जाएगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी इन्होंने बताया, गैंग प्लान, कि आप उसको यूज कर सकते हो इमरजेंसी के वक्त। गैंग प्लान बेसिकली यही है कि अगर आपको बात करनी है टॉप से मिडल तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो वहीं पे, मतलब लोअर से। ऑर्डर क्या है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए लोगों का और मटेरियल का। ये सिंपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जो भी रिसोर्स हैं, जो भी मटेरियल है, जो भी लोग हैं, वो प्रॉपरली एक ऑर्डर में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय को कोई मतलब बुक्स मतलब मान लो फाइल्स चाहिए तो वो जाके सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर में घूम रहा है ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ चाहिए वो चीज़ अगर वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगी, सब लोग एक ऑर्डर में बैठे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन एकदम, मतलब कि आप देखते हो ना कोई कंपनी में जाती हो सब कुछ बिल्कुल फिक्स रहता है, सेटल रहता है, सबको लगता है कि बढ़िया है, स्मूथ है। तो वही चीज़ वो कहते हैं ये होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और आराम से काम चल पाएगा। इक्विटी की बात यही है कि एम्प्लॉयज़ को इक्विटी के साथ ट्रीट करना है, काइंडनेस और फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है, जिससे अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हो काइंडनेस फेयरनेस के साथ तो आपके एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है वो आपके टुवर्ड रहेगी और वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और उनको भी लगेगा कि यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दैम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन बेसिकली क्या है कि जो भी लोग हैं आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें, स्टेबल रहें। मतलब कि अगर वो जल्दी जल्दी जॉब छोड़ के जाएंगे, ठीक है, टर्नओवर जल्दी जल्दी होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होगी। इसलिए आपको क्या करना है, उनको जॉब सिक्योरिटी देनी है, उनको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देनी है, जिससे उनको लगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा फ्यूचर है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं भागेंगे। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज को इंकरेज करना है आपको कि वो इनिशिएटिव ले, ठीक है, मतलब कुछ नया करें, कुछ नया आइडिया के साथ आए और अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करें। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देनी कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं सो दे आर वेलकम। स्पिरिट द कॉर्प्स कहता है आपका कि टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, यूनिटी आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक साथ काम करने की स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। ऐसा नहीं है सब अलग अलग हैं, ठीक है, सब एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप पूरा कर पाए एज अ टीम, ठीक है। तो ये कहता है स्पिरिट द कॉर्प्स। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे डिस्कस करें आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है और एज पर हेनरी फ्योल इन्होंने ये दिए हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
subordination, remuneration, centralization, decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personal, initiative and spread growth. और ये 14 प्रिंसिपल आपको इसी सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नहीं लिख सकते। ये 14 का जो ये सीक्वेंस है ना, आपको यही फॉलो करना है। तो नाउ लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट टू चेक कितना आपको समझ में आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अ स्ट्रक्चर वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज एंड अ सेट ऑफ रैंडम एक्टिविटी। तो ये आपको बहुत क्लियर है कि ये आंसर है आपका बी, दैट इज स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग एक साथ काम कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे। ठीक है। यूनिट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है, अभी हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड क्या स्टेट करता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस और सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर रिसीव करना है, उसी के लिए काम करना है। ठीक है। तो ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मल्टीपल सुपरवाइजर, ऑफ कोर्स नॉट। ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर, यस, ये है आपका आंसर। देयर शुड बी ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर, नो। एम्प्लॉय शुड हैव द फ्रीडम टू चूज देयर सुपरवाइजर, नो। नेक्स्ट इज which principal organization emphasizes the need for clearly defined role and responsibility। ये आप कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिफाइन करनी है। यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि आपको एक बॉस से ऑर्डर लेना है, ये नहीं बताया कि क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि हर इंसान को उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्स, उसको क्लियरली डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है, ऑल एम्प्लॉय शुड फॉलो डिफरेंट प्लान, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन प्लान एंड वन हेड, yes. Every employee should have multiple direction to follow, no. There should be no single direction of the organization, no. ये कहता है कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव मीन सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ही प्लान और एक ही हेड के साथ वो काम करें। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन क्या होती है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल। सो इट इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Which principle emphasizes the importance of employee being treated fairly with respect। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना है, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ऑफ कोर्स इट इज इक्विटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल इन ऑल पोजीशन, responsibility should be greater than authority should be greater than responsibility, या employee should have authority without any responsibility। so कोई भी एम्प्लॉय को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी नहीं देनी है। पहली बात तो ये है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, सो इक्वल होनी चाहिए इन ऑल पोजीशन, राइट। सो ये है आपके आंसर्स जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।